12th क्लास। आज आप चैप्टर रीड कर रहे हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएँ। यहाँ पर आपने जम्मू कश्मीर से संबंधित आप पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपने देखा था कि जो शेख अब्दुल्ला थे उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के पश्चात जो सिचुएशन थी वो हम यहाँ पर देखेंगे। विद्रोही तो एक तेवर और उसके बाद इसी माहौल में 1987 के विधानसभा चुनाव हुए। जब ये सिचुएशन थी, जब जो उसके बेटे थे, उनके बेटे का नाम क्या था, शेख अब्दुल्ला, मतलब फ़ारूक अब्दुल्ला उनके बेटे का नाम था। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो माहौल था इस समय पे, उसी माहौल में 1987 में विधानसभा के चुनाव हुए। आधिकारिक नतीजे बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को भारी जीत मिली थी। यहाँ पर नेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी और जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, ठीक है, उन्हें काफ़ी भारी जीत मिली थी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर फ़ारूक अब्दुल्ला यहाँ पर मुख्यमंत्री बने। बहरहाल लोग बाग ये मान रहे थे कि चुनाव में धांधली हुई है और चुनाव परिणाम जनता की पसंद की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। 1980 की दशक से ही यहाँ के लोगों में प्रशासनिक अक्षमता को लेकर रोष पनप रहा था। 1987 में यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे और 1980 के दशक की यदि मैं बात करूँ तो लोगों में यहाँ प्रशासनिक अक्षमता को लेकर रोष पनप रहा था। लोगों के मन का ये गुस्सा यह सोचकर और भड़का कि केंद्र के इशारे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हेराफेरी की जा रही है। देखिए, केंद्र सरकार के साथ इनका गठबंधन हुआ था, कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था, तो इसलिए लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हेराफेरी होने लग रही है। इन बातों से कश्मीर में राजनीतिक संकट जो है वह उठ खड़ा हुआ। इस संकट ने राज्य में जारी उग्रवाद के बीच गंभीर रूप धारण किया। 1989 तक राज्य उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था। 1989 तक क्या सिचुएशन थी, जो राज्य है वह उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था। इस आंदोलन में लोगों को अलग कश्मीर राष्ट्र के नाम पर लामबंद किया जा रहा था। देखिए, जो भी मतलब आंदोलन हुआ था काफ़ी उग्र था, तो यही जो सिचुएशन थी इसमें अलग से राष्ट्र के निर्माण की मांग की जा रही थी। उग्रवादियों को पाकिस्तान ने नैतिक, भौतिक और सैन्य सहायता दी थी। जो भी यहाँ पर उग्रवादी थी, ठीक है, उनको पाकिस्तान ने नैतिक, भौतिक और सैन्य सहायता प्रदान की थी। कई सालों तक इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। राज्य पर सेना को नियंत्रण रखना पड़ा। 1990 के बाद के समय में इस राज्य के लोगों को उग्रवादियों और सेना की हिंसा को भुगतना पड़ा था। ठीक है, जो सेना की हिंसा थी और जो उग्रवादी थी, दोनों की हिंसा को मतलब इस राज्य को भुगतना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में 1996 में एक बार इस राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए। देखिए, पहले जब यहाँ पर चुनाव हुए थे 1987, देन आफ्टर एमरजेंसी लगी, तो अब जो विधानसभा के चुनाव हुए वो 1996 में हुए। फ़ारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस की फिर से सरकार बनी। उसने जम्मू क्षेत्र की क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की। जम्मू कश्मीर में 2002 के चुनाव बड़े निष्पक्ष ढंग से हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत यहाँ पर नहीं मिला था। इस चुनाव में पीपल डेमोक्रेटिक अलायंस PDP, पीपल डेमोक्रेटिक अलायंस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार आई थी। ठीक है, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई जगह नहीं मिली थी। अलगाववाद और इसके बाद 1989 में जम्मू कश्मीर में अलगाववाद राजनीति ने सर उठाया। इसने कई रूप लिए और इस राजनीति की कई धाराएं हैं। देखिए, 1989 में जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति ने सर उठाया था। इसने कई रूप लिए और इस राजनीति की कई धाराएं भी हैं। अलगाववादियों का एक तबका कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना चाहता था, यानी एक ऐसा कश्मीर जो ना पाकिस्तान का हो ना ही भारत का हो। ठीक है, देखिए, जो अलगाववादी थे वो क्या चाहते थे कि अलगाववादी ये चाहते थे कि जो कश्मीर है वह ना भारत का हिस्सा हो ना ही पाकिस्तान का हिस्सा हो, वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हो। लेकिन कुछ अलगाववादी समूह चाहते थे कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए और कुछ ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए। अलगाववादी राजनीति की एक तीसरी धारा भी थी। इस धारा के समर्थक चाहते थे कि कश्मीर भारत संघ का हिस्सा रहे लेकिन उसे स्वायत्तता दी जाए, और कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि जो कश्मीर है वह भारत संघ का ही हिस्सा बना रहे लेकिन उसे स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता की एक बात जम्मू और लद्दाख के लोगों को अलग अलग ढंग से लुभाती है। इस क्षेत्र के लोगों की एक आम शिकायत उपेक्षा भरे बर्ताव और पिछड़ेपन को लेकर है। यहाँ के लोगों की जो एक आम शिकायत है वह क्या है, इनसे जो बर्ताव किया जाता है वह उपेक्षा से भरा हुआ है, और दूसरा पिछड़ापन है। इस वजह से पूरे राज्य की स्वायत्तता की मांग जितनी प्रबल है उतनी ही प्रबल मांग इस राज्य के विभिन्न भागों में अपनी अपनी स्वायत्तता को लेकर है। शुरुआती सालों की यदि मैं बात करूं तो शुरुआती सालों में उग्रवाद को लेकर कुछ समर्थन हासिल था, लेकिन अब यहाँ
के लोग शांति की कामना कर रहे हैं। देखिए शुरुआत के सालों की बात करूं तो उग्रवाद को लेकर कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या किया, समर्थन हासिल कर लिया था, कुछ समर्थन हासिल था, लेकिन अब यहाँ के लोगों की कामना, यहाँ के लोग जो हैं वह शांति की कामना कर रहे हैं। केंद्र ने विभिन्न अलगाववादी समूहों से बातचीत कर शुरू कर दी। अलग राष्ट्र की मांग की जगह अब अलगाववादी समूह अपनी बातचीत में भारत संघ के साथ कश्मीर के रिश्ते को पुनर्भाषित करने पर जोर दे रहे हैं। देखिए अलगाववादी जो समूह था अब वह भारत संघ के साथ बातचीत कर रहा है किस मुद्दे पर, इस मुद्दे पर कि जो कश्मीर का जो रिश्ता है उसे पुनर्भाषित किया जाए। जम्मू कश्मीर बहुलवादी समाज और राजनीति पर एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषीय, जातीय और जनजातीय यानी हर तरह की विभिन्नताएं हैं। साथ ही राजनीतिक आकांक्षाएं भी एक सी नहीं है। एक तरफ इस राज्य में विभिन्नताएं हैं और इसी के अनुकूल अलग अलग राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, तो दूसरी तरफ संघर्ष और तनाव की स्थितियां भी बदस्तूर कायम हैं। लेकिन इन सब के बीच राज्य की बहुलतावादी धर्मनिरपेक्ष संस्कृति अधिकांशतः अक्षुण्ण बनी हुई है। देखिए यहाँ पर यह क्या स्थिति कहता है, जो इस तरह की विभिन्नताएं हैं इसी के अनुकूल अलग अलग राजनीतिक आकांक्षाएं हैं लोगों की, तो दूसरी तरफ संघर्ष और तनाव की स्थितियाँ भी बदस्तूर कायम हैं, ऐसे ही हैं। लेकिन इन सब के बीच राज्य की बहुलतावादी धर्मनिरपेक्ष संस्कृति अधिकांश अक्षुण्ण बनी रही है। हमने यहाँ पर देखा जम्मू कश्मीर के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है पंजाब राज्य के बारे में। 1980 के दशक में पंजाब में बड़े बदलाव आए। इस प्रांत की सामाजिक बुनावट विभाजन के समय पहली बार बदली। इसकी जो सामाजिक बुनावट है वह पहली बार बदली विभाजन के बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए। देखिए जो इसमें से पंजाब में से जो अलग राज्य निकल कर आए वो कौन से आए, एक हरियाणा और दूसरा हिमाचल प्रदेश। इससे भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदल गई। हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया, लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा था। 1950 के बाद राज्यों के पुनर्गठन की जो अभिक्रिया है वह स्टार्ट हो गई थी, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। लेकिन इस चीज़ का मतलब इंतजार पंजाब को 1966 तक करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जो पंजाब और हरियाणा राज्य अलग अलग बने थे वह 1 नवंबर 1966 को ही बने थे। इस साल पंजाबी प्रांत का निर्माण हुआ था। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। सिखों की जो राजनीतिक शाखा है, ठीक है, उसके रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। अकाली दल ने पंजाबी सूबे के गठन का आंदोलन चलाया था। अकाली दल ही वह दल था जो पंजाबी सूबे का गठन करवाना चाहता था। पंजाबी भाषी सूबे में सिख जो हैं वह बहुसंख्यक हो गए थे। अब देखिए राजनीतिक जो संदर्भ है वह देख लेते हैं। पंजाबी सूबे की पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई। दोनों ही मौके पर गठबंधन सरकार बनाई। देखिए पंजाबी सूबे का जब पुनर्गठन हुआ तो अकाली दल था 1967 में और उसके बाद 1977 में सरकार बनाई। दोनों ही मौके पर गठबंधन की सरकार बनी थी, 1967 में भी और 1977 में भी। अकालियों की आगे यह स्पष्ट हो चुकी है कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति जो है वह डावाडोल है। देखिए अकालियों की आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि सूबे के नए सीमांकन जो हुआ है उसके बाद जो यहाँ की राजनीतिक स्थिति है वह डावाडोल रही है। पहली बात तो यह है कि उनकी सरकार को केंद्र सरकार ने कार्यकाल पूरा करने से पहले ही बर्खास्त कर दिया था। उनकी सरकार को पूरी तरीके से काम नहीं करने दिया गया, केंद्र सरकार ने उसे पहले ही बर्खास्त कर दिया था। दूसरी, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं है। अकाली दल आप जानते हैं यह सिख कम्युनिटी के लिए है, तो यहाँ पर जो हिंदू हैं उनका खास समर्थन हासिल नहीं था। तीसरे, सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग के धरातल पर बटा हुआ है। सिख समुदाय भी मतलब जैसे दूसरे धर्म है वैसे ही यह समुदाय भी जाति और वर्ग की धरातल पर बटा हुआ है। तथा कांग्रेस को दलितों के बीच चाहे वे सिख हों या हिंदू हों अकालियों से कहीं ज़्यादा समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन प्राप्त है एज़ कम्पेयर टू अकाली दल। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनज़र 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब की स्वायत्तता की मांग उठाई थी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो अकाली दल था उन्होंने
पंजाब की स्वायत्ता की मांग उठाई थी। 1973 में आनंदपुर साहिब में एक सम्मेलन हुआ। इस आशय पर प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में अक्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग उठाई गई थी। बात कही गई थी कि अक्षेत्र के अनुसार यहाँ पर स्वायत्तता हमें अलग दी जाए। प्रस्तावों की मांग में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने की बात भी शामिल थी। ये जो प्रस्ताव आपका आनंदपुर साहिब में 1973 में हुआ था, इसमें जो केंद्र और राज्यों को पुनर्भाषित करने की भी इसमें मांग सम्मिलित थी। इस बात में सिख कौम की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला का ऐलान किया गया। जो सिख कौम है, नेशन या समुदाय के आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला मतलब प्रभुत्व या वर्चस्व का ऐलान किया गया। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है, लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में पढ़ा जा सकता है। ये क्या कह रहे हैं, सिख कम्युनिटी बिल्कुल ही अलग कर दी जाए। जैसे जम्मू एंड कश्मीर अपनी स्वायत्तता की मांग कर रहा है, उसी तरीके से पंजाब भी यहाँ पर मांग कर रहा है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जन समुदाय का बड़ा कम असर पड़ा। कुछ साल बाद 1980 की अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई। 1980 के बाद अकाली दल, जिसे पहले भी समर्थन नहीं प्राप्त था इतना, वह केंद्रीय सरकार के साथ गठबंधन की सरकार बना रही थी। तो उसी सिचुएशन में जो अकाली दल है उसको बर्खास्त हो गई। तो अकाली दल ने पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। देखिए, अभी तक जो आंदोलन था वह यह था कि उनको स्वायत्तता प्रदान की जाए और जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए एक अलग राष्ट्र के निर्माण किया जाए। लेकिन अब जो यहाँ पर सिचुएशन है, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ मतलब पानी से जो विवाद है या पानी के बंटवारे पर एक आंदोलन चलाया, वह भी अकाली दल ने ही चलाया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की बात उठाई। कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की वकालत की थी। ठीक है, ये भारत से अलग होकर क्या बनाना चाहते थे, खालिस्तान बनाना चाहते थे। क्लियर हो गया आपको इतना। फिर उसके बाद देखिए हिंसा का चक्कर देख लेते हैं। जल्द ही आंदोलन का जो नेतृत्व है नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों में हाथ में चला गया। देखिए, जो नरमपंथी अकाली थे उनसे हाथ से निकल कर यह कहाँ चला गया, जो चरमपंथी तत्व है वहाँ चला गया। आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के स्थित तीर्थ स्वर्ण मंदिर ने अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर में एक हथियारबंद किले के में तब्दील हो गया। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। देखिए, जो उग्रवादी थे वो कहाँ आ गए, अमृतसर में आ गई। अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसको उन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया। तो इस स्थिति में और ये जो थे इसने स्वर्ण मंदिर को एक हथियारबंद किले में तब्दील कर दिया। 1984 के जून माह में मतलब सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैनिक कार्रवाई का कूट नाम था। ठीक है, गोल्डन टेम्पल में जो कार्रवाई की गई, सैनिक कार्रवाई की गई, यह उसका एक कूट नाम है। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को भी क्षति पहुंची थी। जो सैन्य कार्रवाई की गई इससे गोल्डन टेम्पल को काफ़ी नुकसान हुआ। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी और भारत और भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना और इन बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूहों को काफ़ी बल मिला था। देखिए, जो उग्रवादी थे उन्होंने गोल्डन टेम्पल को अपना ठिकाना बना लिया था, इसलिए भारत सरकार को वहाँ पर मतलब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। और ऑपरेशन जो ब्लू स्टार चलाया उसकी वजह से क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि गोल्डन टेम्पल को भी कुछ क्षति हुई और यहाँ पर जो सिख थे उन्होंने मतलब यह माना कि यह हमारे धर्म विश्वास पर एक तरीके से हमला किया गया है और इस बात से जो उग्रवादी थे और जो चरमपंथी थे उन्हें बल मिला। कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को और एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा। देखिए, ये कब हुआ था, 1984 में हुआ था। ला खड़ा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास में बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक स्तब्ध था तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी।
देखिए जो मतलब अंगरक्षक था, जो इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड था, वह क्या था, एक सिख ही था। और जो ये ब्लू स्टार ऑपरेशन था वह इसका बदला लेना चाहता था और इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी थी। तो दूसरी ओर जो उत्तर भारत में मतलब लोग थे वह सिख समुदाय के खिलाफ खड़े हो गए थे, उनके खिलाफ हिंसा भड़क उठी थी। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से ज़्यादा की तादाद में सिख दिल्ली में मारे गए थे। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। कानपुर, बोकारो और ट्रास जैसे देश की कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख परिवारों में कोई खास पुरुष भी नहीं बचा था। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। सिखों को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़ी देर से कदम उठाए। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफ़ी मांगी। क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पंजाब का हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम कल करेंगे। अभी हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक ओपन कीजिए। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं हम? 8 कर रहे हैं। 148 पेज नंबर 148 पे हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरनल डिस्प्यूट्स हम पढ़ चुके हैं। इंसर्जेंसी एंड आफ्टर पढ़ चुके हैं। फिर उसके पॉलिटिक्स सिंस 1948 यहाँ तक हमारा हुआ था। अब इसके बाद की जो सिचुएशन थी वो हम यहाँ पर आज देखेंगे। देखिए, it was in this environment that the 1980 assembly election took place। ऐसे सिचुएशन के अंदर 1987 की जो इलेक्शंस थे वो हुए। The official result showed a massive victory of National Conference Congress Alliance and फारूक अब्दुल्ला returned as a chief minister। ये कहते हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशन थी उसमें मतलब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसको जीत मिली और इसका जो गठबंधन था वह किसके साथ हुआ था? कांग्रेस के साथ। और यहाँ पर जो फारूक अब्दुल्ला थे वो एज ए सीएम अपॉइंट किए गए। बट इट वाज वाइडली बिलीव दैट द रिजल्ट डिड नॉट रिफ्लेक्ट पॉपुलर चॉइस। लेकिन यह विश्वास किया जा रहा था कि जो लोगों ने चुनाव किया है, ठीक है, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव का, तो ये रिजल्ट वह नहीं है। दैट द इंटायर इलेक्शन प्रोसेस वाज रिग्ड। और इस तरीके से जो मतलब पूरा इलेक्शन प्रोसेस है वही मतलब उसी में एक प्रॉब्लम क्रिएट, तनाव की स्थिति है। कैसी तनाव की स्थिति? वो इसे फेयर कंसीडर नहीं कर रहे थे। ए पॉपुलर रेस्टनमेंट हैड ऑलरेडी बीन ब्रोइंग द स्टेट अगेंस्ट द इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस अर्ली 1980। 1980 से ही देखें तो यहाँ प्रशासनिक रूप से जो प्रभाव है वो काफ़ी मतलब ठीक ढंग से नहीं चल रहा था। दिस वॉज नाउ ऑगमेंटेड बाय द कॉमनली प्रिवेलिंग फीलिंग दैट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस वर बीइंग अनडिटरमाइंड एट द बिहास्ट ऑफ सेंटर। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा था कि जो यहाँ के लोग थे वो इस चीज़ को फील कर रहे थे कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो जो मतलब किस बिहाफ पे चल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, मतलब उस सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें क्या है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। दिस जनरेटेड ए पॉलिटिकल क्राइसिस इन कश्मीर। और इसी की वजह से यहाँ पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुआ विच बिकम्स एवरी विद द राइज ऑफ इंसर्जेंसी। और इस तरीके से यहाँ इसने एक मतलब विकराल रूप ले लिया था। बाई 1989 द स्टेट हैड कम इन द ग्रिप ऑफ मिलिटेंट मूवमेंट्स। और जो ये यहाँ पर जो स्टेट है वो किसके अंडर में आ गया था, किसकी ग्रिप में आ गया था? मिलिटेंट की ग्रिप में आ गया था। मोबिलाइज्ड अराउंड कोज ऑफ ए सेपरेट कश्मीर नेशन। जो किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे? एक सेपरेट कश्मीर नेशन की डिमांड कर रहे थे। जो इंसर्जेंट्स से गुड मोरल मटेरियल एंड मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम द पाकिस्तान। इन इंसर्जेंट्स को जो हेल्प मिल रही थी वो कहाँ से मिल रही थी? पाकिस्तान से। मोरल भी, मटेरियल भी और मिलिट्री हेल्प भी। फॉर ए नंबर ऑफ ईयर द स्टेट वॉज अंडर प्रेसिडेंट रूल। काफ़ी समय तक मतलब जो ये स्टेट था वो प्रेसिडेंट रूल के अंदर रहा। इफेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्म्ड फोर्स। और ज़्यादातर ये है मतलब जो सैनिक जो बल है उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में रहा थ्रू आउट द पीरियड फ्रॉम द 1990। और 1990 के बाद जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस्ड वायलेंस एट द हैंड ऑफ इंसर्जेंट एंड थ्रू एन आर्मी एक्शन। जम्मू कश्मीर को काफ़ी हिंसात्मक घटनाएं मतलब झेलनी पड़ी थी इंसर्जेंट्स की वजह से और आर्मी एक्शंस की वजह से। असेंबली इलेक्शंस हुए 1996 में हुए जिसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको लीड किया था फारूक अब्दुल्ला ने केम टू पावर विद द डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर। वह पावर में आया और किस चीज़ की डिमांड के साथ आया था कि जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनॉमी प्रदान की जाए अलग से।
एक्सपीरियंस्ड ए वेरी फेयर इलेक्शन इन 2002। फेयर इलेक्शंस यहाँ पर कब हुए? 2002 में हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो फेल हो गई। टू विन ए मेजोरिटी वॉज रिप्लेस्ड बाय पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड कांग्रेस कोalition गवर्नमेंट। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मतलब इलेक्शंस हुए उसमें जो पीडीपी थी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको बहुमत मिला और कांग्रेस कोalition के साथ मतलब कांग्रेस के साथ उसने अपना गठबंधन करके सरकार का निर्माण किया। Separatism and beyond. Separatist politics were surfaced in Kashmir from 1989 has taken different form and is made up of various strands। ये देखिए इस पॉलिटिक्स के अंदर ये क्या डिमांड कर रहे थे कि मतलब हमारा जो राज्य है वह बिल्कुल अलग से बनाया जाए। 1989 में देयर इज़ वन स्ट्रैंड, एक मतलब जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था? सेपरेटिस्ट हु वांट ए सेपरेट कश्मीर नेशन। वो क्या चाहते थे? जो कश्मीर हो वो बिल्कुल ही एक अलग सेपरेट नेशन हो, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों से ही अलग हो, ना वो इंडिया में सम्मिलित हो और न ही वो पाकिस्तान में सम्मिलित हो। देन देयर आर ग्रुप दैट वेंट वन टू कश्मीर मर्ज विद द पाकिस्तान। और यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप भी था जो मतलब कश्मीर को पाकिस्तान में मर्ज करना चाहता था। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा देयर ए थर्ड स्ट्रैंड, और यहाँ पर एक तीसरा भी पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि वॉन्ट्स ग्रेटर ऑटोनॉमी, वो मतलब स्वायत्तता चाहते हैं लोगों के लिए ऑफ द स्टेट विद इन द इंडियन यूनियन, भारतीय संघ के साथ, मतलब भारत संघ के साथ वो मिलना चाहते थे। द आइडिया ऑफ ऑटोनॉमी अट्रैक्ट द पीपल ऑफ जम्मू एंड लद्दाख। जो ऑटोनॉमी स्वायत्तता का जो आइडिया था, ठीक है, वो लोगों को आकर्षित कर रहा था जम्मू और लद्दाख के। रीज़न इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीक़ों से। दे ओफन कंप्लेन ऑफ नेगलेक्ट एंड बैकवर्डनेस। जो यहाँ जम्मू और लद्दाख के लोगों की जो मतलब कंप्लेन थी वो ज़्यादातर क्या थी? जो उनके साथ नेगलेक्ट किया जा रहा है उनको, और बैकवर्डनेस जो उनके साथ है, पिछड़ापन जो है। देयर फॉर द डिमांड फॉर इंट्रा स्टेट ऑटोनॉमी एज ए स्ट्रॉन्ग एज द डिमांड फॉर द स्टेट ऑटोनॉमी। इसलिए इनकी जो मुख्य रूप से मांग यह थी कि उन्हें एक स्वतंत्र राज्य मतलब ऑटोनॉमी प्रदान की जाए, स्वायत्तता उनको दी जाए। द इनिशियल पीरियड ऑफ द पॉपुलर सपोर्ट टू मिलिटेंसी हैज़ नाउ गिवन वे टू अर्ज फॉर पीस। शुरुआत में मतलब इन्होंने मिलिटेंसी को सपोर्ट किया था, बट उसके बाद इन्होंने ये क्या चाहते थे? अर्ज फॉर पीस, शांति ही चाहते थे। द सेंटर हैज़ स्टार्टेड नेगोशिएशन विद द वेरियस सेपरेटिस्ट ग्रुप। जो सेंटर था उन्होंने मतलब बातचीत करना स्टार्ट किया जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे उनके साथ। इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग ए सेपरेट नेशन, वो सेपरेट नेशन की डिमांड करने की बजाय मोस्ट ऑफ जो सेपरेटिस्ट थे इन ए डायलॉग आर ट्राइंग टू रीनेगोशिएट ए रिलेशनशिप ऑफ स्टेट एंड विद इंडिया। वो मतलब अपने जो रिलेशंस हैं, ठीक है, उनको दोबारा से पुनर्भाषित करवाना चाहते थे राज्य की और जो हमारी केंद्रीय सरकार है मतलब भारत के साथ। जम्मू एंड कश्मीर इज़ वन ऑफ द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर अलग अलग सोसाइटी है, राजनीति मतलब अलग अलग उसमें डिवाइड है। नॉट ओनली are there diversity of all kind, religious, culture, linguistic, ethnic and tribal, but there are also divergent political aspirations। ये कहता है कि यहाँ पर यदि हम देखें तो जो डाइवर्सिटी है वो रिलीजियस, कल्चर, लिंग्विस्टिक्स मतलब इन तरीके से नहीं है। इसके अलावा मतलब वो यहाँ पर जो डाइवर्जेंट पॉलिटिक्स एस्पिरेशन भी है, अलग अलग क्षेत्रीय राजनीतिक आकांक्षाएँ हैं। हाउएवर डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस diversity and divergence on one hand and the continued situation of conflict on other, the plural and secular culture of the state had remained largely intact। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पंजाब की। The decade of 1980 also witnessed major developments in the state of पंजाब। ये जो डिकेड था 1980 का, इसमें हम कुछ मेजर डेवलपमेंट्स देखेंगे पंजाब स्टेट में। द सोशल कंपोजिशन ऑफ द स्टेट चेंज फर्स्ट विद द पार्टीशन। जो सोशल कंपोजिशन थी इसकी वो शुरुआत में ही जब हमें आज़ादी मिली तब चेंज हो गई थी, लेटर बाद में भी चेंज हुई ऑन आफ्टर कार्विंग आउट, जब इसमें से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग निकाल लिया गया। वाइल द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस इन 1950। जब पूरे देश में मतलब पुनर्गठन हो रहा था भाषा के आधार पर 1950 से ही पंजाब पंजाब को वेट करना पड़ा 1966 तक क्रिएशन ऑफ पंजाबी स्पीकिंग स्टेट, पंजाबी स्पीकिंग स्टेट के रूप में क्रिएट होने के लिए। द अकाली दल विच वॉज फॉर्म्ड इन 1920, अकाली दल जिसका निर्माण 1920 में हुआ था एज ए पॉलिटिकल विंग ऑफ सिख। किसके रूप में? पॉलिटिकल विंग मतलब किसकी बनी थी? सिख की बनी थी। मतलब अकाली दल किसको सपोर्ट कर रहा था? पंजाबी
पंजाबी जो लैंग्वेज जो सिख्स थे उनको हैड लेड द मूवमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा। इसका जो मूवमेंट था, इसने जो आंदोलन चलाया था वह पंजाबी सूबा के निर्माण के लिए चलाया था। द सिख्स वर नाउ ए मेजोरिटी इन ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट देख लेते हैं। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन द अकाली कम टू पावर इन 1967। जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट का 1966 के बाद, जब हरियाणा और पंजाब दो अलग अलग स्टेट बन गए थे, तो उस समय में 1967 में अकालीज जो थे और 1977 में दोनों में ही मतलब वो पावर में आए। उन बोथ द ओकेजन, दोनों ही अवसरों पर इट वॉज ए कोalition गवर्नमेंट, यह एक गठबंधन की सरकार थी। द अकाली डिस्कर्ड that despite the redrawing of the boundaries their political position remained precarious. Firstly their government was dismissed by the center। पहले मतलब इनकी जो गवर्नमेंट थी शुरुआत में उसको क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया सेंटर की वजह से, मिड थ्रो इट्स टर्म। और सेकेंडली यदि हम यहाँ पर बात करें, दे डिड नॉट इन्जॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमोंग द हिंदूज़, और यहाँ पर इन्हें हिंदूज़ के द्वारा मतलब सपोर्ट नहीं मिला था। और थर्डली यदि हम बात करें तो जो सिक्स कम्युनिटी थी वो भी मतलब अदर रिलीजियंस कम्युनिटी की तरह ही अलग अलग हिस्सों में डिवाइड थी, डिफ्रेंशिएटेड ऑन द कास्ट इन द क्लास लाइन। द कांग्रेस गोट मोर सपोर्ट, कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट मिला था अमोंग द दलित्स वेदर द हिंदू और सिख देन द अकालीज, अकालीज के कंपेरिजन में। इट वॉज इन द कंटेस्ट दैट द ड्यूरिंग 1970 इस सेक्शन ऑफ अकालीज की बात करें, बिगेन टू डिमांड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर द रीजन। 1970 में मतलब जो अकालिक थे, अकाली दल जो था वो उसने डिमांड करना स्टार्ट किया कि राजनीतिक रूप से उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाए इस क्षेत्र के अंदर। दिस वॉज द रिफ्लेक्टेड इन रेजोल्यूशन पास्ड एट द कॉन्फ्रेंस एट द आनंदपुर साहिब इन 1973। आनंदपुर साहिब में एक कॉन्फ्रेंस मतलब हुई और उस कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन असर्टेड रीजनल ऑटोनॉमी, इसके अंदर एक क्षेत्रीय मतलब स्वायत्तता की डिमांड की गई थी। एंड वांटेड टू रीडाइफाइन, और ये चाहते थे कि मतलब जो स्टेट और सेंटर की रिलेशनशिप है उसे दोबारा से पुनर्भाषित किया जाए। द रेजोल्यूशन ऑल्सो स्पोक, और इस प्रस्ताव के अंदर एस्पिरेशन थी, आकांक्षाएँ थी, किसकी, सिख की थी, सिख कौम की थी, कम्युनिटी और नेशन। एंड डिक्लेयर्ड इट्स गोल एज अटेनिंग द बोलबाला ऑफ सिख, और इसने इस गोल को मतलब क्या मतलब जो उपाधि दी थी वो क्या दी थी, बोलबाला ऑफ सिख, या कह सकते हैं डोमिनेंसी ऑफ सिख। द रिलीजियन था जो ये रिजोल्यूशन था, ये जो प्रस्ताव था, वो इज ए प्ले ऑफ स्ट्रेंथिंग फेडरलिज्म। ये क्या चाहते थे, फेडरलिज्म चाहते थे, बट इट कुड ऑल्सो बी इंटरप्टेड एज ए प्ले ऑफ सेपरेट सिख नेशन, और इस तरीके से ये अपने लिए एक अलग सिख नेशन की डिमांड कर रहे थे। द रेजोल्यूशन हैड ए लिमिटेड अपील अमंग द सिख मासेस। ए फ्यू ईयर लेटर, इसके बाद आफ्टर द अकाली गवर्नमेंट हैड बीन डिसमिस, अकाली जब गवर्नमेंट थी जो डिसमिस हो गई 1980 में, द अकाली दल लॉन्च ए मूवमेंट, अकाली दल ने एक मूवमेंट, एक आंदोलन को लॉन्च किया ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट। जो मतलब पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पंजाब में और उसके जो आसपास के क्षेत्र के राज्य हैं उनमें। ए सेक्शन ऑफ रिलीजियस लीडर रेज द क्वेश्चन ऑफ ऑटोनॉमियस सिख आइडेंटिटी, और एक सेक्शन रिलीजियस लीडर का रेज द क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन उठाया ऑटोनॉमिक सिख आइडेंटिटी का। द मोर एक्सट्रीम एलिमेंट स्टार्टेड एडवोकेटिंग सक्सेशन फ्रॉम इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ खालिस्तान। ये मतलब क्या बनाना चाहते थे कि जो मतलब पंजाब है उसको ऑटोनॉमी प्रदान की जाए, और ऑटोनॉमी इस तरीके से हो कि वो अपने लिए एक अलग सी मतलब जगह क्रिएट करें, अपना क्षेत्र अलग बनाए जो सिर्फ सिख कम्युनिटीज़ के लिए हो और जिसे खालिस्तान का नाम दिया जाए। क्लियर हो गया आपको इतना? देखिए अभी आपने जम्मू एंड कश्मीर का पढ़ा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की जो आपने सिचुएशन देखी वहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से मतलब पंजाब ने मतलब वहाँ आकर क्या किया, पाकिस्तान ने वहाँ पर अटैक करवाया। पाकिस्तान की जब अटैक की सिचुएशन हुई तो जो हरी सिंह थे, हरी सिंह एक हिंदू रूलर थे, वो मतलब इंडिया और पाकिस्तान में किसी को भी मतलब अपने जम्मू एंड कश्मीर को मर्ज नहीं करना चाहते थे। लेकिन अक्टूबर 1947 में जब यहाँ पर एक ट्राइबल इनफिल्ट्रेटर्स मतलब जो घुसपैठिए यहाँ आकर घुस गए थे, तो उस सिचुएशन में जो जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने मतलब इंडिया से हेल्प ली थी, और ये हेल्प इस बिहाफ पे दी गई थी एक ट्रीटी के
द्वारा दी गई थी कि यदि यहाँ पर जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो यहाँ का जनमत संग्रह होगा और जनमत संग्रह के बाद यहाँ पर डिसाइड होगा, ठीक है। और इसको एक स्वायत्तता ऑटोनॉमी प्रदान की थी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट्स रहे हैं यहाँ पर, वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं दोनों के दोनों। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर जब सिचुएशन नॉर्मल हुई थी तो इलेक्शंस हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर थी जिसका गठबंधन जनरली कांग्रेस के साथ रहता था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर थे वो कौन थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे शेख अब्दुल्ला, ठीक है। शेख अब्दुल्ला के साथ मतलब अच्छे फ्रेंडली रिलेशन थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर मतलब डोमिनेंट भी कौन थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल जो पार्टी थी यहाँ की वही थी। फिर उसके बाद उनका बेटा फ़ारूक अब्दुल्ला बना। फिर यहाँ पर जो फ़ारूक अब्दुल्ला उसकी डिफीट हुई, फ़ारूक अब्दुल्ला की यहाँ पर डिफीट हुई। और उसके बाद यहाँ पर जो PDP थी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी 2002 में वो आई, और उसका भी जो कोalition है वो किसके साथ हुआ था? कांग्रेस के साथ हुआ था। इसके बाद हमने पढ़ा पंजाब के बारे में कि किस तरीके से वहाँ पर 1920 में अकाली दल की स्थापना हुई थी जो सिख कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। और जब हम स्टार्टिंग से बात करें तो 1950 में ही मतलब राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट हो गया था भाषा के आधार पर, ठीक है। लेकिन जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट हुआ था उसमें सिचुएशन जो मतलब सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो राज्य था वह भाषा के आधार पर उसका गठन किया गया था। और इसी ट्रम में जो मतलब पंजाबी लैंग्वेज के बिहाफ पे पंजाब बनाया गया था उसकी बारी 1960 में आई थी। देखिए पार्टीशन पंजाब को काफ़ी झेलना पड़ा है। 1947 में पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। देन आफ्टर उसमें से कुछ और स्टेट बने, जैसे कि उसमें से एक हिमाचल बना, और 1966 में वहाँ पर कौन सा उसमें से स्टेट बना था? हरियाणा बना था। ये ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ही बने हैं दोनों के दोनों।